नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस संक्रमण पर बड़े आदेश। बोर्ड परीक्षा सहित महाविद्यालय की परीक्षाएं सहित मूल्यांकन कार्य स्थगित। राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, दोषी और सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं लड़ सकेंगे नगरपालिका चुनाव। 19 मार्च को फिर मौसम में हुआ बदलाव। जिले भर के कई क्षेत्रों में तेज आंधी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। शिक्षक ने किया शिक्षिका से दुष्कर्म, घटना के बाद वायरल की अश्लील तस्वीरें। मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी कार्यालय भोपाल के आदेश, कान्हा राष्ट्रीय पार्क 31 मार्च तक बंद। और ज्वाला देवी में आयोजित होने वाला चैत्र नवरात्र मेला किया गया स्थगित। और अब खबरें विस्तार से। पद्मेश मीडिया ग्रुप के संचालक श्री उमेश बागरेजा की माताजी श्रीमती पारसबाई बागरेचा पति मेघराज बागरेजा उम्र 98 वर्ष का बुधवार की रात 8 बजे निधन हो गया था, जिनका गुरुवार को स्थानीय मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिजन, रिश्तेदार, परिचित, विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य, व्यापारी वर्ग, राजनीतिक जन, मीडिया जगत सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान शमशान घाट में उपस्थित जनों ने मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। उससे पहले गुरुवार सुबह 11:30 पर श्री उमेश बागरेचा के निवास स्थल से गुजरी बाजार से श्रीमती पारसबाई बागरेचा की शव यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि श्रीमती पारसबाई बागरेचा अपने पीछे 3 पुत्र डॉक्टर खुशहाल चंद बागरेचा निवासी विदिशा, सुभाष बागरेचा और पद्मेश मीडिया ग्रुप के संचालक उमेश बागरेचा सहित 3 पुत्रियां, नाती डॉक्टर प्रशांत बागरेचा विदिशा और पद्मेश बागरेचा सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई है। आप और हम सब इस बात से परिचित हैं कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ी चीज़ है तो वह है नियति का क्रम, जिसके अनुसार आना भी पड़ता है और जाना भी पड़ता है। हम चाहकर भी इस क्रम को रोक नहीं सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं और तोड़ भी नहीं सकते हैं। आपके 3 पुत्र श्री खुशहाल चंद जी बागरेचा जो विदिशा में डॉक्टर हैं, उनसे छोटे भाई श्री सुभाष चंद जी बागरेचा और उमेश जी बागरेचा हैं, साथ में 3 बहनें भी आपकी हैं। भरा पूरा परिवार वे छोड़कर गई हैं। अपनी ओर से, अपने समस्त साथियों की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों की ओर से, साथ ही समस्त संघ समाज और जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, आप और हम सब की ओर से हम प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जिला मुख्यालय के भीतर अवैध कॉलोनी खरीदी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। यही नहीं, अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर रहने वालों का भी सर्वे कार्य किया जाएगा, जिसमें भूमिहीन लोगों के ही आवास योजना का लाभ मिलेगा। यदि जमीन होने के बाद अवैध कब्जा किया गया या घर बनाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक अवैध कॉलोनियों का प्रश्न है तो हम अवैध कॉलोनी जो भी अभी डेवलप कर रहे हैं उन सबका मैंने प्रकरण भी बनाया हुआ है। कुछ प्रकरण एसडीएम साहब के यहाँ प्रचलित हैं और नगरीय क्षेत्रों की जो भी जिस तरह की अवैध कॉलोनी है उसके संबंधित प्रकरण बनाए कलेक्टर महोदय को भेजे गए हैं। उन पर हम निरंतर कार्रवाई भी कर रहे हैं और अभी किसी भी अवैध कॉलोनी में किसी प्रकार की रजिस्ट्री या खरीदी बिक्री अभी नहीं हो रही है।
और नोटिस भी जारी हुए हैं। इस पर तो लगातार कार्रवाई चली। जहाँ तक झोपड़ी बनाकर रहने वालों का प्रश्न है, अगर वो पात्र हैं, उनके पास भूमिहीन हैं और उनके पास रहने का घर नहीं है, शासन भी इस पक्ष में पहल कर रही है कि उन सभी भूमिहीन लोगों को आवासीय या प्लाट या पट्टे उपलब्ध कराए जाए ताकि उनका रहवासी मकान रहने के लिए बन सके। तो और अगर भूमि स्वामी है और अलग से अवैध कब्जा कर रहा है तो हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये आप भी देख भी रहे हैं। शहर के गौरीशंकर नगर और झुग्गी झोपड़ी का सर्वे कार्य करवाया जाएगा। हितग्राहियों को छोड़कर यदि कोई भूमाफिया अवैध पट्टा लेकर बिल्डिंग तान रहा है तो उस पर कार्रवाई जल्द की जाएगी। निश्चित रूप से जो गौरीशंकर नगर है या झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, आप उसमें देखेंगे कि अधिकांश जो परिवार हैं वो गरीब तबके के हैं और जिनके पास भूमियाँ नहीं हैं। उन सबको मानवीय दृष्टिकोण से उनको बसाया गया था। अगर किसी बड़े भूस्वामी भूमाफिया टाइप के लोगों द्वारा वहाँ पर कोई मकान इत्यादि बनाए जा रहे हैं तो हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और हमारी कॉलोनी के संबंध में पटवारी से जांच भी करवा रहे हैं कि इस तरह के कोई मकान वहाँ नहीं किए जा रहे हैं। विश्व के कई देशों के साथ भारतवर्ष में अपने संक्रमण का प्रभाव दिखा रहे कोरोना वायरस से बचाव के लिए न्यायालय परिसर में चिकित्सकों के द्वारा जानकारियां दी जा रही है। इस दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवा भी पिलाई गई। इस दौरान न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, फरियादियों ने दवा का सेवन किया। जैसा कि अभी आप लोग समाचार के माध्यम से और सभी मीडिया के माध्यम से जान ही रहे हैं कि एक बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस डिसीज जिसको अपन कोरोना वायरस के नाम से जान रहे हैं, ये फैली हुई है और चूँकि ये बहुत नई डिसीज है, बहुत तेज़ी से इसका स्प्रेड हो रहा है, तो इसका एक्चुअल में जो इलाज है इसका बचाव ही है ना। तो बचाव के सारे उपाय आज हमने यहाँ पे जिला सत्र कार्यालय में यहाँ पे हमने आयुष विभाग का शिविर लगाया था, जिसमें हम होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक एल्बम 30 जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है डिसीज के प्रति, इसकी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है। साथ में यहाँ पे आयुर्वेदिक का एक काढ़ा अपने त्रिकुट चूर्ण का एक काढ़ा मिलाया है, ये भी कोरोना वायरस संबंधित बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ में लोगों को हमने सब यहाँ पे सलाह दी। इसके साथ ही अपने ज्योतिष लोगों को भी के साथ भी छोटी सी कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यशाला में भी हमने सभी बीमारी के बारे में विस्तृत चर्चा करी। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 19 मार्च को दोपहर के समय एक बार फिर जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में आसमान में छाए काले बादल अचानक तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश और ओलों के रूप में बरस पड़े। इस दौरान बैहर, उकवा, लामता, चांगोटोला, लालबरा क्षेत्र के साथ साथ जिला मुख्यालय में तेज आंधी तूफान, बारिश और चने से बड़े आकार के ओले गिरे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जिले के अधिकांश क्षेत्रों में लगी रबी की दलहनी फसल पूरी तरह से प्रभावित होने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि 10 मार्च से लगातार जिले के भीतर मौसम से हो रहे परिवर्तन की वजह से आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर 18 से 22 मार्च के बीच जिले में तेज आंधी और तूफान और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया गया था। उसी के तहत 19 मार्च को जिले में एक बार फिर बारिश दर्ज की गई। अनुमान के मुताबिक 22 मार्च तक कुछ इसी तरह का मौसम रह सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशन पर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने 19 मार्च गुरुवार को सामान्य अंग्रेजी विषय का पर्चा हल किया। जिले में 133 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई यह परीक्षा में कुल 25,957 विद्यार्थियों में से कुल 25,066 विद्यार्थियों ने सामान्य अंग्रेजी का पर्चा हल किया, जबकि विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 891 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई थी। इस दौरान पूरे जिले में बनाए गए 133 परीक्षा केंद्रों में से जिला शिक्षा अधिकारी की टीम ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैहर में एक नकल प्रकरण बनाया। कोरोना वायरस को लेकर पुलिस ने जिले वासियों से अपील की है कि यदि कोई अनजान व्यक्ति घर में आकर दवा का छिड़काव या अन्य तरीके से घर में घुसने की कोशिश करे तो उसे घुसने ना दे। दूरभाष पर चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि जहां पर लोग अपने आप को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बताकर घर को सैनिटाइज करने के बहाने वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं, जैसा कि भोपाल पुलिस के द्वारा लोगों को सावधान रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस बात को देखते हुए जिले वासियों को भी अनजान लोगों से घर में सैनिटाइज करने के नाम पर प्रवेश न करने दें।
यही नहीं, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने जिले वासियों से अपील की है कि ऐसे समय आवश्यकता ना हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफर ना करें, किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्रित ना होने दे, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बचे और जितना हो सके अपने घरों पर ही रहे। सागौन के वृक्ष का फर्नीचर व्यवसाय में अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग है। साथ ही कागज उद्योग में भी इस वृक्ष के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से वृक्षों की कमी होने के चलते इस वृक्ष का विकल्प तलाश किया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर से आई टीम के द्वारा खमेर के वृक्षों पर रिसर्च किया जा रहा है। इस संदर्भ में रिसर्च कर रहे जबलपुर इंस्टीट्यूट के छात्र सुबोध भोंडे ने बताया कि खमेर का पौधा सागौन का एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है, जिसको लेकर बालाघाट जिले में भी रिसर्च किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजी जाएगी। एक्चुअली मैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी असेसमेंट कर रहा हूँ खमेर के ऊपर, एंड बालाघाट जो है वो 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो एमपी में है उसमें से एक आता है। तो उसमें ये जो है इस लोकेशन में जो खमेर पाया जाता है उसकी वुड क्वालिटी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं और हार्ड वुड उसका, ये अलग अलग पैरामीटर्स में स्टडी करने वाला हूँ। उसका मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन के साथ साथ मैं उसका मॉलिकुलर कैरेक्टराइजेशन भी करने वाला हूँ। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है सागौन जो वुड है काफ़ी क्वालिटी रखता है, तो क्या लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं दूसरे ट्रीज़ की, तो उन दोनों में वेरिफिकेशन अगर करते हैं तो क्या कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क है कि क्या इसका भी अच्छा यूज़ हो सकता है? जैसे देखिए कि नो डाउट सागवान सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला मतलब फर्नीचर के लिए, टिम्बर के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़फुल होता है। बट देर आर अदर ट्रीज ऑल्सो विच आर नॉट एक्सप्लॉयटेड टू दैट लेवल, एंड वी आर जस्ट स्टडिंग विच ट्रीज कैन बी एक्सप्लॉयटेड अदर देन दिस सागवान एंड ऑल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि और कौन से ट्रीज है जो हम टिम्बर पर्पस के लिए या फिर पेपर एंड पल्प के लिए यूज़ कर पाएंगे। कलेक्टर के आदेश के तहत आजीविका मिशन के द्वारा 31 मार्च तक तमाम प्रशिक्षण कार्य पर विराम लगा दिया गया। इस संदर्भ में आजीविका मिशन के जिला समन्वयक ओम प्रकाश वेदवा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश के आधार पर जिले के तमाम विकास खंडों में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नहीं, इस पे जो है वो चूँकि वायरस के फैलने का मुख्य कारण ज़्यादा लोगों के बीच में संपर्क में आने के वो है, तो इस संबंध में आज कलेक्टर महोदय के द्वारा ली गई टीएल बैठक में निर्देशित किया गया है कि ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे ना होकर के कम से कम 20 लोगों से जो है वो 20 से ऊपर कहीं पे भी किसी भी तरीके से इकट्ठे ना हो और कोई मीटिंग वगैरह आयोजित ना करें। इसी संदर्भ में जो है कलेक्टर महोदय ने भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका NRLM अंतर्गत गठित जिले के समस्त समूह को भी निर्देशित किया है कि जो छोटी जो बैठकें हैं जो समूह में होती हैं वो जारी रख सकते हैं, पर अगर कोई सदस्य सर्दी जुकाम या किसी भी तरीके से पीड़ित अगर है तो कृपया वो सदस्य उपस्थित न रहें, और बड़ी जो बैठकें होती हैं चाहे वो ग्राम संगठन स्तर की हो या क्लस्टर लेवल फेडरेशन की हो, उन बैठकों को आगामी आदेश तक निरस्त ही माना जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में दोष सिद्ध सजायाफ्ता अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अरुण परमार ने जानकारी दी कि भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अधीन दंडनीय किसी अपराध में दोष सिद्ध ठहराया गया हो तो वह दंडादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति के किन्हीं उपबंधों के या जमाखोरी और मुनाफाखोरी के निवारण का और खाद्य या औषधि के अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो तो वह दंडादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युति से
5 वर्ष तक चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जब तक उच्च न्यायालय में पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन है, तब तक राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तरह प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उच्च पदों पर दी जाने वाली क्रमोन्नति के लिए सभी विभाग अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में विगत 8 फरवरी 2020 को मंत्रियों, अधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की संपन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की पहल पर अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन के सिंह ने इस बारे में सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। राज्य शासन ने अपर कलेक्टर बालाघाट शिव गोविंद मरकाम को आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर बैहर के पद पर पदस्थ किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही भारतीय प्रशासनिक सेवा 2013 बैच अधिकारी राघवेंद्र सिंह बिहार कैडर से मध्य प्रदेश कैडर में स्थानांतरित होकर बालाघाट अपर कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाले थे। राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना को संपूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है। इस अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के लिए यह अधिसूचित संक्रामक रोग नोटिफाइड इन्फेक्शियस डिजीज घोषित किया गया है। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी पीजी महाविद्यालय बालाघाट में दिनांक 24 मार्च 2020 को होने वाली भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा कोरोना वायरस से फैलने वाले संक्रमण को देखते हुए आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि अब इस परीक्षा का आयोजन 31 मार्च के बाद ही किया जाएगा। छात्र छात्राओं को इसकी सूचना महाविद्यालय से प्राप्त करना होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को रोकने के लिए बालाघाट के अनुविभागीय दंडाधिकारी केसी बोपचे ने ग्राम पंचायत पायली के ग्राम रावणबंदी ज्वाला देवी में 25 मार्च से 2 अप्रैल 2020 तक आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्रि मेले को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित करने के आदेश दिए हैं। रावणबंदी चैत्र नवरात्रि मेले में हजारों की संख्या में बालाघाट जिले के श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस मेले में अधिक संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित होने के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मेले को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। आमजनों से भी अपील की गई है कि वे प्रशासन को सहयोग करें और भीड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। जिले की जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए जिला प्रशासन सभी एहतियात उपाय कर रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की जनता से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बरतें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें। आम जनता से यह भी अपील की गई है कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अपना योगदान दें। कलेक्टर आर्य ने कहा कि आम नागरिकों को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने से डरने की जरूरत नहीं है और किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं, बल्कि इसके संक्रमण से बचने के लिए इसे एक चुनौती के रूप में लें और उसका मुकाबला करें। उन्होंने बताया कि स्वस्थ व्यक्तियों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा केवल सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित मरीजों को ही मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया है। इसके साथ ही ऐसे मरीजों के उपचार में लगे चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों तथा मरीजों की तीमारदारी में लगे परिजनों के लिए भी मास्क लगाने की आवश्यकता विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बताई गई है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हैंड सैनिटाइजर के स्थान पर साफ पानी और साबुन से 20 से 25 सेकंड तक अच्छे से और बार बार हाथ धोने को भी पर्याप्त बताया है। आम जनता को सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, उनके संपर्क में ना आने और अपने आंख, नाक, मुंह को बार बार ना छूने और खांसते और छींकते समय रूमाल या टिश्यू पेपर से नाक, मुंह को ढकने की सलाह दी गई है। आम जनता से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों के तहत जिला प्रशासन द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। आम जनता से अफवाहों, गलत सूचनाओं और दुष्प्रचार से बचने का अनुरोध भी लोगों से किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है
और जिले में सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जिले में कार्य कर रहे स्वयंसेवी, सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों से भी कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण और बचाव के उपायों से लोगों को जागरूक करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। वारासिवनी के शासकीय सिविल अस्पताल में 19 फरवरी को कोरोना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एएनएम एवं कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस से किस प्रकार बचाव किया जाए और इससे कैसे स्वयं को सुरक्षित रखें, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए साबुन से हाथ धोना बहुत ही सरल और कारगर उपाय है। साथ ही अपने बिना अच्छे से हाथों को धोए हाथों से आंख, नाक और मुंह को ना छुएं। मास्क के पीछे ना भागें क्योंकि वायरस हवा से नहीं फैल रहा है। मास्क की आवश्यकता केवल मरीज और मरीज के समक्ष उपस्थित होने वाले डॉक्टर को है। पब्लिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर जाने से बचें। संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचें। खांसते सीखते समय रुमाल मुंह पर रखें और रुमाल को साबुन से धोकर धूप में सुखाएं। हाथ ना मिलाएं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करें। और ये छींक और खांसी के साथ बाहर निकलता है। छींकने में क्या होता है कि दूरी 1 मीटर से ज्यादा बढ़ जाती है, खांसने में दूरी 1 मीटर के अंदर रहती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सुरक्षित अंतर लगभग 2 मीटर की दूरी पर हम इसमें रहें। दूसरी चीज, मास्क का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मास्क जो पहन के घूम रहे हैं वो सिर्फ आतंक फैला रहे हैं। आपको मास्क बिल्कुल नहीं पहनना है। मास्क पहनने से सामने वाला डर रहा है। मास्क उसी को पहनना है जिसको संक्रमण नहीं है, उसको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो आपने मास्क पहन लिया चेहरे कितने भाग में, अब वो छींक रहा खांस रहा है तो आपके आंख में भी जा रहा है, आपके माथे पे भी जा रहा है, आपके कपड़े पे भी जा रहा है, आपके हाथ पे भी जा रहा है, आसपास टेबल कुर्सी तो उसके ऊपर भी उसका वायरस जा रहा है, और हाथ आप उसका वायरस टेबल पे रख रहे हो तो आपके हाथ में वायरस जा रहा है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 में थाना के सामने सड़क पर 19 मार्च को पिकअप वाहन का पिछला पहिया अचानक निकलकर थाने के गेट से जा टकराया। वहीं पिकअप वाहन कुछ दूरी तक घसीटते हुए जाकर रुक गया और एक बड़ी घटना होने से टल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन मुख्य मार्ग से सिवनी रोड मजार की ओर जा रहा था। उसी दौरान थाने के सामने से गुजरते समय अचानक पीछे का पहिया निकल गया। मुख्य सड़क में बीचों बीच पिकअप खराब होने से बार बार जाम की स्थिति निर्मित हुई। इस बीच मैकेनिक को बुलवाकर लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद वाहन को दुरुस्त किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप वाहन की गति धीमी थी। यदि वाहन की रफ्तार तेज होती तो अनियंत्रित होने की वजह से कई लोग चपेट में आ सकते थे, क्योंकि मुख्य मार्ग में लोगों की आवाजाही बनी हुई थी। लालबर्रा नगर मुख्यालय से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 में थाना से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित प्रकाश राहंगडाले की कपड़ा दुकान में 18 मार्च को शाम 6:30 बजे 20-25 व्यक्तियों ने दुकान के अंदर घुसकर कर्मचारी से मारपीट कर तोड़फोड़ करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के पश्चात मौके पर लोगों का हुजूम लग गया और देर शाम तक गहमा गहमी का माहौल निर्मित रहा, जिसके बाद दुकान मालिक प्रकाश राहंगडाले के द्वारा स्थानीय व्यापारियों व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात 20-25 व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पद्मेश से चर्चा में प्रार्थी ग्राम पाथरशाही निवासी 19 वर्षीय सचिन पिता ज्ञानीराम भरने ने बताया कि वे लगभग 20 दिनों से सिवनी रोड में स्थित प्रकाश राहंगडाले की jeans.com कपड़े की दुकान में काम कर रहे हैं। 18 मार्च को शाम 7:30 बजे वे दुकान पर बैठे हुए थे। उसी दौरान दुकान के अंदर 5-6 लोग आए, जिन्होंने प्रकाश राहंगडाले को पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि वे किसी काम से बालाघाट गए हैं कहकर फोन लगा रहा था, तो उनके द्वारा हाथ व कॉलर पकड़कर मारपीट की गई। साथ ही अन्य लोगों के द्वारा कांच तोड़ दिया गया और दुकान के गल्ले से रखे 40-45 हजार रुपए निकाल कर ले गए। साथ ही प्रकाश को हाथ पैर तोड़ देने की धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस द्वारा अज्ञात 20-25 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 395 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इस मामले की विवेचना थाना प्रभारी महिषाराम रोमड़े कर रहे हैं। ये 7:30 बजे के बाद की शाम। हाँ, क्या कर रहे थे आप? मैं दुकान में बैठा हुआ था, कंज्यूमर थे, उसको मैं कपड़े दिखा रहा था, तो उसके बाद चले गए वो, तो भैया आए, पता नहीं कहाँ के थे। कितने लोग थे अंदर? तो 5 से 6 लोग घुसे थे, और जो 2 भैया थे वही गाली वालों दे रहे थे और मारपीट कर रहे थे। क्या से आए थे? गाड़ी से आए थे, मोटरसाइकिल। हाँ। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि अंदर आए और तो बोलते क्यों रे तूने मनोज पारदी को फ़ोन किया? क्या बोले? मतलब भैया मैं नहीं जानता कौन मनोज पारदी। तो बोलते प्रकाश का है। तो मैंने बोला प्रकाश भैया बालाघाट गए कुछ काम से।
तो फ़ोन लगा रहा था, मैं फ़ोन लगा रहा था, हाथ पकड़े, फ़ोन तो गिर गया मेरा, कॉलर खींचने लगे मेरा, मारपीट किए। मैंने नाम बोले, तू कौन है बोलते, मतलब प्रकाश का छोटा भाई हूँ, तो मारपीट किए मेरे को। और जो उनके साथ में जो भैया लोग थे, उन्हें दुकान को मारपीट भी, यानी कांच-वाच। घटना ऐसे दुकान में लड़का काम करता है, मैं बालाघाट गया था कुछ काम से, उसका फ़ोन आया कि भैया बोले कुछ लड़के आए, दूसरे बोले कि मनोज पारदी, तो फ़ोन तूने लगाया था क्या? मैंने बोला बोले नहीं लगाया मैंने। पूछे बोले तू प्रकाश है क्या? उसने बोला नहीं, प्रकाश का भाई हूँ। तो उसने उन लोगों ने मारे, बोले व्यापारी कांच तोड़े, पूरा सामान अस्त कर दी थे। और मैं एक व्यापारी आने वाला था, कुछ व्यापारी को देने के लिए पैसे रखा था मैंने, लागत खुला ही हुआ था, तो लड़का विश्वास वाला अच्छा, तो मैंने पूरा भरोसा। पैसे थे? 30,000 मैंने गिन के दिया था, और जो धंधा हुआ था समथिंग 40-45 हज़ार करीब रखे थे। तो लगभग कितने 40 से 45 हज़ार रुपये। गढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम खीरसाड़ी में 20 वर्षीय युवक ने 4 वर्षीय मासूम बच्ची को अपने दुष्कर्म का शिकार बना लिया। 19 मार्च को 3 बजे यह घटना उस समय हुई जब यह मासूम बच्चे खेलते खेलते युवक के घर चली गई थी। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। गढ़ी पुलिस ने इस मामले में युवक धर्मेंद्र पिता प्रेम सिंह मरावी 20 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। इसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। Internet is part of everything you do today. We know just how important it is for you. Be up to watch your favorite shows or download movies. Enjoy high-speed gaming, work from home, take up online courses, uninterrupted video calls, or to power multiple devices in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmesh Broadband, Balaghat's largest fiber broadband network. Padmesh Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed. Upload heavy files as quickly as you download them. Enjoy incredible giga speeds of 1000 Mbps. Get the promised speeds consistently. Use all smart devices together with virtually no dropping performance. Today, Padmesh Broadband serves in more than 120 villages and towns together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmesh Broadband. Feel the speed. देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटंगी थाना अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला नहरटोला कामठी में पदस्थ सहायक शिक्षक महेंद्र बोपचे के खिलाफ एक महिला ने चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला भी सहायक अध्यापक है और 8 मार्च को 1 बजे जब महिला घर पर अकेली थी, इस दौरान आरोपी शिक्षक महेंद्र बोपचे महिला के घर गया और चाय पीने की बात बोलकर उसमें नशे की दवा मिला दी और शिक्षिका के बेहोश होने पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 11 मार्च को आरोपी महेंद्र बोपचे ने महिला की अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दिए। इस संबंध में महिला ने अपने पति को जानकारी दी और 18 मार्च को कटंगी थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 376 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस के अनुसार घटना के बाद से आरोपी महेंद्र बोपचे फरार बताया जा रहा है। जिले के कटंगी थाने के सिरपुर गांव के एक व्यक्ति पर महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस द्वारा पीड़िता की शिकायत पर आरोपी मानिकराम पटले के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी आर के लटारे से प्राप्त जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक और अन्य परीक्षा वर्ष 2020 सामान्य एवं दृष्टिहीन मूक बधिर दिव्यांग छात्रों की दिनांक 20 मार्च से दिनांक 31 मार्च तक की संचालित परीक्षा तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई है। साथ ही मंडल परीक्षा के प्रथम चरण की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का दिनांक 21 मार्च से प्रारंभ होने वाला मूल्यांकन कार्य भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक के पद पर विशेष पिछड़ी जनजाति, जिसमें बालाघाट जिले के बैगा जनजाति वर्ग के लोग शामिल हैं, से सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र आगामी 31 मार्च 2020 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग सुधांशु वर्मा ने बताया कि बालाघाट जिले में निवासरत बैगा जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदक जो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हैं और डीएड या बीएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण हैं, साथ ही उन्होंने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 उत्तीर्ण की है। ऐसे आवेदक आगामी 31 मार्च 2020 तक माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल में आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संबंधित महाविद्यालय में 20 मार्च से होने वाली सभी परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि जिले के भीतर 14 शासकीय और अन्य अशासकीय महाविद्यालय में वर्तमान समय में सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं होनी थी, जिन्हें संभावित कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण से उपजे परिस्थिति स्थानीय समुदाय पर्यटक को शासकीय कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर नियंत्रण की दृष्टि से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग प्रधानमंत्री कार्यालय भारत शासन द्वारा मध्य प्रदेश के सभी संरक्षित क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यान को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह आदेश 20 मार्च से ही अमल में आ जाएगा, जिसके बाद समस्त पार्कों में होने वाली सफारी बंद हो जाएगी और सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए कान्हा राष्ट्रीय पार्क सहित अन्य पार्कों में पहुंचने वाले पर्यटकों से अपील की गई है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिस कारण वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें। वाराणसी पुलिस ने 19 मार्च को संदीप पटले पर प्राण घातक हमला करने के मामले में साहू टोला मांझापुर निवासी अकल सिंह गौंड को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर वाराणसी उपजेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि आरोपी द्वारा प्रार्थी के घर के भीतर जाकर उसकी मां पर भी प्राणघातक हमला करने की कोशिश की गई थी। इस दौरान मां जान बचाकर पड़ोसी के घर चली गई थी, जिसके बाद अकल सिंह ने प्रार्थी के घर में रखे टीवी, एक्टिवा स्कूटी, अलमारी, कूलर को तोड़फोड़ भी कर दी थी। मांझापुर टोला से रिपोर्ट आई थी कि किसी व्यक्ति ने एक महिला में गाड़ी मार दी जाकर देखा, तो एक फरियादी ने बताया कि अकल सिंह पिता मारूलाल जाति कोर्ट के द्वारा पुरानी रिपोर्ट के थाने में पुरानी रिपोर्ट करने की बात को लेकर गाली गलौज की, उससे घर में घुसकर मारपीट की और महिला नाननबाई पत्नी भोलाराम को सिर में जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी मार दी, जिससे महिला अभी इलाज में हॉस्पिटल में एडमिट है। आज आरोपी पता रसी रात भर की और आज दोपहर 12 बजे करीब आरोपी गिरफ्तार कर लिया। आज आरोपी से पूछताछ की इसके द्वारा जुर्म कबूल किया गया। आरोपी अपने गांव में आसपास खेतों में छुपा हुआ था, मुखबिर द्वारा और पुलिस की सहायता से उसे पकड़ा गया। आरोपी ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसकी रिपोर्ट हुई थी, तो जिस जयपाल नाम के व्यक्ति पर उसकी रिपोर्ट की थी, उसने बताया कि जो पीड़ित फरियादी जयपाल से बात करता था, तो उसने सोचा कि इन्हें रिपोर्ट कराई थी। फरियादी के द्वारा रिपोर्ट की गई थी, उसकी होली पे ऐसी बात को लेकर उसने घर पे जाके जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। वाराणसी तहसील कार्यालय में स्थित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कक्ष में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की बैठक का आयोजन 19 मार्च को किया गया।
बैठक में बीते दिनों चंदन नदी में मिली अज्ञात दवाइयों के संबंध में चर्चा करते हुए दवा व्यवसायियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि दवा का किस प्रकार से रखरखाव करें, लाइसेंस और स्टॉक के बारे में जानकारी दी गई। वहीं एक्सपायरी डेट और अनयूज्ड अनवांटेड दवा के बारे में क्या करते हैं पूछा गया और बताया गया कि उक्त दवाई को अपने घर के पास या किसी अन्य स्थान पर गड्ढा खोदकर दफन कर देने के लिए कहा गया और जो अज्ञात दवा व्यवसायी के द्वारा एक बड़ी खेप नदी में विसर्जन कर दी गई है, इस प्रकार से खुले में दवा विसर्जन न करने के लिए कहा गया। तो मरीज बच नहीं सकता है, ठीक है, तो वो दवाई आप रखते हो, डॉक्टर साहब पर्ची लिखते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। तो आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, तो उस भूमिका को पॉजिटिव वे में ये सभी लोग देखते हैं, लेकिन इस टाइप की चीजें होता है तो थोड़ा सा निगेटिव क्लिक करता है लोगों के दिमाग में। कुछ तो भी है नकली दवाई बेच रहे हैं, वो वापस बनी रही तो उसको फेंक दे रहे हैं, है कि नहीं, मिक्स कर दिए। गाँव का अनपढ़ आदमी या मैं, मेरे को क्या मतलब है, मैं तो यहाँ जो भी है, पर ये गलती जो है ना इतनी छोटी गलती नहीं है, कोई हाथ से भी बदल जाएगी बड़ी चीजें तो फिर आप भी मुश्किल में पड़ जाओगे। तो ये फर्स्ट टाइम है और मेरे नॉलेज में डिग्रियाँ होंगी, सबके लाइसेंस होंगे, बाध्यता भी रहती है आपको, तरीके भी आपको मालूम, तो उसको बराबर फॉलो करें, ठीक है। आपकी जो भी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं आप कोशिश करें कि 3 महीने पहले अपन उसको निकाल लें, 4 क्वार्टर बना लो साल के, मार्च जून निकाल लें और अपने कहीं खाली जगह में जाकर डाल दें। और रैपर वगैरह बॉटल वगैरह उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं खाली वाले, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि पूरा का पूरा आप डंप कर दें जमीन के अंदर, तो ऐसा बोरी भर के उसको बंद करके जमीन के अंदर डाल दें। और तीसरा तरीका ये होता है बायो सेफ्टी वाले ले जाते हैं, लेकिन उसमें फिर पैसे लगते हैं, इसलिए मैं वो नहीं चाहूँगा कि आप लोगों के अलग से पैसे खर्च हो। तो आप लैंडफिल जो भी है अपने घर के आसपास है जो भी आप उसमें लैंडफिल करते जाएं, ठीक है, ये तरीका आप उपयोग करें। और छोटी मोटी कोई दूषित दवाइयाँ नहीं है, जैसे मान लो कोई नींद की दवाइयाँ हैं, तो एक केस थोड़ी हुआ था 2 साल पहले, आपने भी सुना होगा, बच्चों ने भी एक गोली खा ली थी जिसमें वो सीरियस हो गए थे। अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ में खबर आई थी कि ओपन स्पेस में नदी के किनारे कहीं पे किसी ने दवाइयाँ फेंक दी, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ। तो इसी संबंध में सारे जो मेडिकल शॉप वाले हैं और अपने यहाँ पे वारासिवनी में जो होलसेलर है उनको बुलाया था, उस संबंध में इनसे चर्चा हुई, इनको समझाइश दी गई कि जो भी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ हैं उनको ओपन स्पेस पे नहीं फेंकेंगे, डिस्पोज करने का जो तरीका है गड्ढा करके जिनको डिस्पोज करते हैं वो करेंगे। और इसके साथ साथ इनका जो एसोसिएशन है इनमें भी हमने कहा कि आपस में भी चर्चा करके बताएं, क्योंकि ये लोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें हैं, इस तरह की चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए। होलसेलर हमारे यहाँ पे जो है उनको बुला के ये चीज़ की समझाइश दी गई और इसके लिए ये सब तैयार हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ कोरोना वायरस को देखते हुए इनको ये निर्देश दिए गए कि जो लोगों के लिए जो मास्क लोग लेने आते हैं तो मास्क के जो रेट हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जिस रेट को उसी रेट में बेचेंगे, कोई भी रेट को डबल करके तिबल करके नहीं बेचेगा अभी, क्योंकि समस्या अगर है तो उसका जो निदान है वो सावधानी है, ना कि मास्क। और ये भी समझाइश दी गई। हमारे साथ साथ आज तहसीलदार साहब और ड्रग इंस्पेक्टर इनको भी बुलाया था, तो इसी संबंध में सबसे चर्चा हुई। चंदन नदी के किनारे एक्सपायरी दवाइयों की शिकायत मिली थी, तो एसडीएम साहब ने सभी दवाई विक्रेताओं को और तहसीलदार साहब की उपस्थिति में इनको निर्देशित किया गया है कि जो भी एक्सपायरी दवाइयाँ हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए। इस संबंध में मेडिकल स्टोर्स वालों को निर्देश दिए गए हैं कि एक्सपायरी दवाइयाँ को कैसे डिस्पोज किया जाना है। साथ ही मेरे द्वारा परसों चंदन नदी भी विजिट किया गया था, जिसमें एक्सपायरी दवाइयों का मैंने मास्क के पीछे न भागें, क्योंकि अभी मास्क की आवश्यकता और सैनिटाइजर की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आप सैनिटाइजर की स्थान पर आप साबुन का उपयोग भी कर सकते हैं, और मास्क के लिए आप इतने पैनिक ना हो, क्योंकि मास्क की आवश्यकता केवल पेशेंट को होती है या उस डॉक्टर को होती है जो उसको अटेंड कर रहा है। ये वायरस जो है हवा में नहीं घूम रहा है, ये सॉलिड सरफेस से या ह्यूमन टू ह्यूमन ये फैल रहा है। इसलिए कोशिश करें कि भीड़ भाड़ से बच के रहें और अपना हाथों को स्वच्छ रखें साबुन का उपयोग करते हुए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस संक्रमण पर बड़े आदेश, बोर्ड परीक्षा सहित महाविद्यालय की परीक्षाएं सहित मूल्यांकन कार्य स्थगित। राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, दोषी और सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं लड़ सकेंगे नगरपालिका चुनाव। 19 मार्च को फिर मौसम में हुआ बदलाव, जिले भर के कई क्षेत्रों में तेज आंधी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। शिक्षक ने किया शिक्षिका से दुष्कर्म, घटना के बाद वायरल की अश्लील तस्वीरें। मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी कार्यालय भोपाल के आदेश, कान्हा राष्ट्रीय पार्क 31 मार्च तक बंद।
और ज्वाला देवी में आयोजित होने वाला चैत्र नवरात्र मेला किया गया स्थगित। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।